तरफ आते हैं तो हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है जो इसके ऑब्जेक्ट को बताएगा, मीन्स दैट ये एक्ट किसके मुतल्लिक है या इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। प्रियम्बल क्या कह रहे हैं, ये उस ट्रांसफर के साथ डील करता है जिसमें दो पार्टीज जो हैं वॉलेंटाइरली यानी कंसेंट के साथ ट्रांसफर करती हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं प्रॉपर्टी। मीन्स दैट मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि लिविंग पर्सन जो है, जो एक्ट लिविंग पर्सन परफॉर्म करेंगे उस किस्म की ट्रांसफर को ये हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील कर रहा है। इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इसका ऑब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है कि ये जो एक्ट है ना, ये हर किस्म की ट्रांसफर के ऊपर पूरा नहीं उतरा है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही किस्म की ट्रांसफर होती है जो कि एक्ट बाय पार्टीज, जो कि लिविंग पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें बाकी और किसी किस्म की ट्रांसफर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनमें इनहेरिटेंस लॉ नहीं आएगा, इनमें पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी विरासती मामलात होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हर किस्म की ट्रांसफर पर पूरा नहीं उतरा, मीन्स दैट ये अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर्स हैं जिन पर ये लागू नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जो कि इसका इब्तिदाइया है, प्रीलिमिनरी है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड एंड एग्जाम्पशन। शॉर्ट टाइटल में क्या है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज को कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कमेंसमेंट इसकी क्या है, कब इन्फोर्स होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 डे ऑफ जुलाई 1882, यानी कि ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव लॉ हो गया क्योंकि ये इन्फोर्स हो रहा है फ्यूचर में। फिर एक्सटेंड, एप्लीकेबिलिटी इसकी जो क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि इसके जो कुछ सेक्शंस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के ऊपर बेस कर रहे हैं, यानी कि जो कि पास्ट पर भी असर कर रहा है। जैसे कि सेक्शन 54 है सेल से रिलेटेड, वो कर रहा है रेट्रोस्पेक्टिव। सेक्शन 59 मॉर्गेज, 107 जो कि लीज से मुतल्लिक, 123 जो है वो ट्रांसफर फ्रॉम अदर थिंग्स। तो ये सब जो सेक्शन है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब सेक्शन जो है इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या दिया गया है, एक राइट दिया गया है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि वो जब चाहे, उसकी मर्जी है कि वो क्या कर सकती है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है इन सेक्शंस को। ठीक है, वैसे तो प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या है, राइट है कि इसको क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है। और इस एक्ट में ये एक्सप्रेसली जो है फर्स्ट में ये बता दिया गया है या मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, एक और बात कि जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा, जहां जहां पर, वहीं पर ये जो लॉ है ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 2, रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा। ये जो रिपील्स ऑफ एक्ट और सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इस सेक्शन में सिंपली बात यह है कि जब एक्ट बनता है या बनाया जाता है तो इसके बाद कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको, उससे पहले के जो ऐसे कानून होते हैं उनको बाद में क्या कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है इसके पहले के कानून को। और कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको सेव कर लिया जाता है, सेविंग क्लॉज होती है हमारी। उस एक्ट के बनने से पहले के जो लॉज अप्लाई होते थे ना, उनमें से कुछ जो है उनको मनसूख कर लिया जाएगा और कुछ जो है उनको सेविंग क्लॉज, वो उनको टच नहीं किया जाएगा, वो इसी फॉर्म में ही रहेंगे, वैसी की वैसी ही फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन यही बता रहा है कि इस टीपीए एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो कि रिपील कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको सेविंग क्लॉज कर दिया, यानी कि वो ऐसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई एक्सक्लूड नहीं किया गया। फिर थर्ड है हमारा, आ जाता है सेक्शन 3, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये कह रहा है कि हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या टर्म्स जो हैं, टर्म्स, ठीक है, उनको क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग दे दिए हैं या फिर कुछ लफ्जों को खास मतलब दे दिए हैं, लेकिन वो जो लफ्ज हैं, वो जो इंटरप्रिटेशन डिफाइन कर रहा है, वो सिर्फ उसी हद तक अल्फाज जो हैं, वो टर्म्स जो हैं जो हम अब आगे अभी पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ उसी टीपीए एक्ट में ही पढ़ी जाएंगी, उसका असर किसी और कानून, किसी और एक्ट में नहीं होगा, वो सिर्फ टीपीए की हद तक जो है वो पढ़ी जाएंगी। ठीक है, वो टर्म्स उन्हीं हद तक मतलब लिए जाएगा टीपीए एक्ट 1882 की हद तक। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है, सबसे पहले आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। यानी कि अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट, इस एक्ट या कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज शामिल नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इंक्लूड नहीं है, वो इसमें बस क्या है, इंक्लूड नहीं है। वैसे तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम पहले प्रीवियसली क्या है हम पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, जो कि होगी फिक्स्ड होगी अर्थ, वो क्या होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम हिला नहीं सकते, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इसका मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन में ये चीज जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि टिम्बर हो गया, टिम्बर ट्री का मैं बताती हूँ कौन सा वाला होता है आगे जाके। फिर है ग्रास, हमारी झाड़ियां होगी, ठीक है, और क्रॉप्स जो हैं, खड़ी क्रॉप्स जो हैं। इस एक्ट में ये जो 3 चीजें हैं ना, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, एक्सक्लूड होंगी। ठीक है, इनको नहीं कहा जाएगा कि ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये टिम्बर जो है, दरख्त हैं, ये सारे के सारे दरख्त नहीं है। हमारे यहाँ जो होते हैं 2 किस्म के दरख्त होते हैं, एक जो होता है फ्रूटफुल दरख्त होता है, यानी कि जिसपे फल फ्रूट जो है वो होते हैं, और दूसरा होता है हमारा सिंपल होता है जिससे हम बगैर फ्रूट वाला होता है, यानी कि जिसे जो लकड़ी के पर्पस, जो फर्नीचर के पर्पस या किसी और
बिजनेस के पर्पज या जलाने के पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एक्ट में जो जलाने के पर्पज या जो ट्रांसफर जलाने के पर्पज या जो इस फर्नीचर के पर्पज या बिजनेस के पर्पज जो चीज इस्तेमाल होगी वो टिम्बर जो है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग टिम्बर। ये उस वाले टिम्बर की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम पहले भी प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट इंस्ट्रूमेंट जो टर्म है ना उसको हम क्या लेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट लेंगे, यानी कि इंतकाल नामा जो है ना उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अटेस्टेड। अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी जो अटेस्टमेंट जो है यानी कि वेरिफिकेशन का मतलब ये लिया जाएगा कि दो या दो से जाहिद लोग उस इंतकाल नामे के ऊपर क्या है, साइन करेंगे, और उनमें से एक या दो पर्सन क्या है इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो सेलर है उसने अपना राइट ट्रांसफर किया है और ये जो डील है ये हमारे सामने हुई है। यानी कि उनमें से कोई भी एक गवाही दे सकता है कि ये साइन या डील जो है ये मेरी आंखों के सामने हुई है। ठीक है, या फिर इस बंदे ने मेरे आंखों के सामने क्या है दस्तखत किए हैं। ये सब क्यों होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि जो सामने वाला शख्स है या सेलर है वो कल को मुकर ना जाए कि मैंने तो कोई राइट ट्रांसफर ही नहीं किया था। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। विटनेस जो है जिसने इस बात की तस्दीक की है, स्टेटमेंट दी है, इस बात की तस्दीक की है कि मेरे सामने साइन हुए हैं, मेरे सामने डील जो है वो डन हुई है, वो क्या है कोर्ट में गवाही दे सकता है। फिर हमारा आ जाता है रजिस्टर्ड। यहाँ पर जो है ना रजिस्टर्ड का मीनिंग क्या होगा अकॉर्डिंग टू टीपीए, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के पास क्या है रजिस्टर्ड होंगे, बस उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम रजिस्टर्ड कर लेंगे। यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करता है उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये सिंपली। फिर आ जाते हैं हमारे अटैच टू अर्थ, यानी कि क्या चीजें जो हैं जमीन के साथ, अर्थ के साथ या लैंड के साथ अटैच हैं। टीपीए में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जमीन के साथ, उसी जमीन के साथ जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ अटैच्ड हैं, और इस टर्म का क्या मतलब लिया जाएगा। पहली तो बात है जो दरख्त की जो रूट्स है ना वो भी, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा कि वो भी उस लैंड के साथ क्या है अटैच्ड हैं। फिर आ जाती हैं ऐसी दीवारें जो कि जमीन पर खड़ी होती हैं, वो भी क्या है, वो भी अटैच टू अर्थ हैं। या जो बिल्डिंग्स हैं या वॉल्स हैं वो घर डालने से पहले या बिल्डिंग डालने से पहले नीचे से भी खुदाई वगैरह होती है तो दीवारें डाली जाती हैं, तो वो सब क्या है अटैच टू अर्थ होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऐसी चीजें जो पहले मूवेबल थी लेकिन वो क्या होगी जब अटैच हुई, फिक्स हुई, तो क्या होगी, वो अटैच टू अर्थ होगी, यानी कि इमूवेबल हो गई। सिंपल सी बात। जैसे कि एक आपने घर जो है कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो जो घर है अभी उसका दरवाजा या मेन गेट नहीं लगा। ठीक है, जब आप मेन गेट नहीं लगा, वो सामने पड़ा है, तो अभी वो क्या है, वो मूवेबल हो गया ना, वो ट्रांसफर किया जा सकता है ना एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब वो फिक्स हो जाता है उस जगह पर, दरवाजा लग गया है, तो क्या हो गया, वो इमूवेबल हो गया। आप तो उसको तोड़ कर ही निकाल सकते हैं, जब हम तोड़ेंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा, तो उखाड़ ही सकते हैं। तो क्या है कि वो फिक्स्ड हो गया है टू अर्थ, यानी कि अटैच टू अर्थ में वो चीज इंक्लूड हो गई है। अब हम आ जाते हैं एक्शनेबल क्लेम जो टर्म है अकॉर्डिंग टू टीपीए। एक्शनेबल क्लेम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अभी से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके हमने ये भी चीज पढ़नी होती है, ये भी पढ़नी है, इसका प्रोसीजर पढ़ना है। इसको हम सिंपल अल्फाज में क्लियर करते हैं। ये क्या है, डेप्ट है या उधार है जिसकी रिकवरी के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जाएंगे। ठीक है, एक्शन कर सकते हैं जिसके लिए आप क्या करेंगे, एक्शन क्लेम करेंगे। अब ये किस किस्म के डेप्ट्स की बात हो रही है, किस किस्म के उधार की बात हो रही है। उधार या डेप्ट्स जो है ना हमारे दो किस्मों बहुत सारी किस्मों के होते हैं। एक तो होता है ना जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, मॉर्गेज में होता है, गिरवी रखवाते हैं, या लीज वगैरह में ये क्या ना प्लेज में होता है गिरवी, उसमें भी गिरवी वाले सीन होता है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में कोर्ट में आप उस सूरत में केस लेके जाएंगे जब जिसमें, क्योंकि उसमें तो वो आप गिरवी वाली जो चीज थी ना वो श्योरिटी थी। ठीक है, यानी कि उस पर्सन ने जिसने आपसे उधार लिया है उसके बदले उसने कोई चीज आपको गिरवी रखवाई है, कोई प्रॉपर्टी रखवा दी है, कुछ ऐसी कोई चीज, तो वो क्या है, वो फायदा दे रही है, तो उसके लिए तो वो ऑफ कोर्स कोर्ट नहीं जाएगा पर्सन। ठीक है, लेकिन ऐसी रिकवरी के लिए कोर्ट जाएगा जिसमें उसने श्योरिटी के लिए कोई चीज नहीं ली हो, ठीक है, और उसको उधार दे दिया हो या उसको डेप्ट दे दिया हो। ठीक है, तो उस रिकवरी के लिए वो क्या जाएगा, एक्शन क्लेम करेगा। ठीक है, कोर्ट जाएगा, क्लेम करेगा। बस ये चीज जो है क्लियर कर लेनी चाहिए हमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, जिसमें उस रिकवरी के लिए पर्सन कोर्ट जाएगा जिसके बदले उसने कुछ सिक्योर ना लिया हो, उसने वो कुछ गिरवी जो रखवाया गया माल है या प्रॉपर्टी उसके एवज ना ली हो, उसके एवज हो जाएगा। बस ये चीज क्लियर हो। इसमें जो है कौन सी चीज, किस चीज पर एक्शनेबल क्लेम हो सकता है, जैसे कि रेंट ड्यू हो, किसी ने किराया ना अदा किया हो, ठीक है, इन फ्यूचर, तो वो क्या है, वो उसके खिलाफ भी वो एक्शनेबल क्लेम कर सकता है पर्सन जो है ओनर है ऑफ द हाउस। फिर अरियर रेंट जो है उसके खिलाफ भी क्लेम कर सकता है, यानी कि इसने मेरे बकाया जात जो हैं वो पे नहीं किए हैं, ड्यूज जो हैं जो रह गए हैं रेंट के, किराए के, वो नहीं पे किए, तो उसके खिलाफ भी वो भी एक्शनेबल क्लेम होगा। इनफैक्ट जो कि वुमेन जो है ना वो भी क्लेम कर सकती है फॉर अनपेड डॉवर, अगर उसको हक महर जो है वो अदा ना किया जाए तो वो भी एक्शनेबल क्लेम होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 इनैक्टमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
1872। जो चीजें इस टीपीए एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक, अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक है तो वो क्या किसका पार्ट समझा जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 का पार्ट समझा जाएगा। मींस दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशंस है, ठीक है, वो सब चीजें जो होगी एग्रीमेंट पार्टीज, तो इसमें भी वो उसमें भी अप्लाई होंगी। और जब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज ही आया तो आपने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का अगर वर्ड ही आ जाता है तो आपने क्या है, तो समझ लेना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के असूलों पर ही होना चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी ट्रांसफर का, तो क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशंस दी गई है ना कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज होगी, फिर कंसिडरेशन हो गई, तो वो वाली चीजें ही अप्लाई होंगी। ठीक है, ये चीजें उस पर अप्लाई होंगी और वो चीजें इस पर अप्लाई होंगी। सिंपली हम चैप्टर 2 की तरफ आते हैं जो कि है ऑफ